बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स हमने स्टार्ट किया है और आज जो हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी डायग्राम्स ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसका ये बेसिकली मैंने एक टॉपिक में से ही फर्दर एक टॉपिक सिलेक्ट किया है। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक प्लेस, ये उसी में से एनर्जी डायग्राम्स मैंने ली हैं और इंशाल्लाह आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है रिएक्शन के दौरान। तो अब हम इसकी एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। इस दौरान जो हमने लास्ट टॉपिक हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक प्लेस में एनर्जी डायग्राम पढ़ी थी और उसमें ट्रांजिशन स्टेट को हमने डिस्कस किया था, उसी को अपने माइंड में रखना है, कॉन्सेप्ट को उसी के अकॉर्डिंग हम ये बनाएंगे। लास्ट टाइम भी हमने इस तरह एक एनर्जी डायग्राम डिस्कस की थी और हमने देखा था कि वाई एक्सिस पे एनर्जी कोऑर्डिनेट है, यानी कि जैसे जैसे हम ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। और एक्स एक्सिस पे हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, यानी कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते रहेंगे हमें पता चलता रहेगा कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। उसके बाद हमने ये देखा था कि ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना शुरू किया, उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हुई। इसकी रीज़न भी हम पढ़ चुके हैं। फिर वो ट्रांजिशन स्टेट पर पहुँचे, ये क्या होता है ये भी हमने देख लिया था। फिर ट्रांजिशन स्टेट बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहती है और उसके बाद प्रोडक्ट्स बनना जब शुरू होती हैं तो एनर्जी भी लो डाउन होना शुरू हो जाती है और ग्राफ नीचे आने लगता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके जो एनर्जी है, यानी कि जब प्रोडक्ट्स बन गई हैं तो एनर्जी की लाइन स्टेबल हो गई है, यानी अब लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है और रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ ग्राफ पे गौर करें। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। ठीक है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा थी जब उन्होंने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट्स बने तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो गई। अब वो जो एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास ज़्यादा मौजूद थी और प्रोडक्ट्स के पास अब कम अमाउंट में मौजूद है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ गई? जाहिर है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी सिस्टम में रिलीज़ हो गई। और जब किसी भी रिएक्शन में यानी कि एनर्जी रिलीज़ होती है तो हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी का ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, प्रोडक्ट्स का नीचे की तरफ होगा, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो एनर्जी गैप है उसको हम कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी, और वो एनर्जी वो होगी जो रिलीज़ हुई है सिस्टम में। ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये चेंज इन एंथैल्पी है, और माइनस का साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हुई है और इससे हमें माइनस के साइन से ये भी पता चल रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर एनर्जी डायग्राम बनाने को वो आपको कहेगा तो आपने इस तरह ड्रॉ करनी है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए और जो चेंज इन एंथैल्पी है वो उसके साथ माइनस का साइन होना चाहिए। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं और वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डायग्राम भी बिल्कुल हमने इसी तरह बनाई है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट्स यानी रिएक्टेंट्स की लाइन यहाँ तक आ रही है ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी के दरमियान जो गैप है इसको फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, कितनी कि यहाँ से यहाँ तक का गैप फिल हो सके और वो प्रोडक्ट्स की एनर्जी को अचीव कर सके, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो ये जो एनर्जी गैप है ये क्या कहलाएगा कि इतनी एनर्जी रिएक्शन में एब्जॉर्ब होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट्स बन सकें। तो हम यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस डेल्टा एच करके, कि ये वो एनर्जी है, वो चेंज इन एंथैल्पी है जो रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है और उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, और वो रिएक्शंस जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आए एनर्जी डायग्राम बनाने को तो आपने एक्सोथर्मिक की इस तरह बनानी है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा हो और एंडोथर्मिक की इस तरह बनानी है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम हो। बाकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी, हर चीज़ एग्जैक्टली सेम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन बस ये डिफरेंस यहाँ पर ये आएगा कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब एक और हम केस डिस्कस करते हैं।
और वो केस है कि अगर हम किसी रिएक्शन में, खा वो एक्सोथर्मिक हो खा वो एंडोथर्मिक हो, हम कैटलिस्ट ऐड कर दें। कैटलिस्ट वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हम किसी भी रिएक्शन में ऐड करते हैं और वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अब हम वो देखते हैं कि वो रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसकी एनर्जी डायग्राम के ज़रिए भी हम इस बात को समझते हैं। ये हमने एक सिंपल एनर्जी डायग्राम बनाई है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो यही जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी कि रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतना स्लो होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती जाएगी रिएक्शन उतना स्पीडीली हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट्स उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जब हमने कैटलिस्ट को ऐड किया तो कैटलिस्ट क्या करता है कि ये जो पूरा पाथ है जिसमें रिएक्टेंट्स पहले ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हुए फिर प्रोडक्ट्स बनी, वो शॉर्ट हो जाता है। और जब वो शॉर्ट हो जाता है तो जाहिर है कि रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो जाता है। और हमारी डायग्राम कुछ इस तरह बनती है कि हमारा जो पाथ है वो शॉर्ट हो गया है। पहले ट्रांजिशन स्टेट यहाँ थी, रिएक्टेंट्स को यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी रिक्वायर्ड थी। अब रिएक्टेंट्स को यहाँ से लेकर सिर्फ इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जल्दी यहाँ इस लेवल तक पहुँच जाएगा, जल्दी ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अ कैटलिस्ट स्पीड्स अप अ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले यहाँ से यहाँ तक थी उसको लोअर करके यहाँ से यहाँ तक लाकर रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ये कैटलिस्ट का फंक्शन होता है। और अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने एनर्जी डायग्राम बिल्कुल इसी तरह बनानी है और ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है जो हम पीछे करते आए हैं। यहाँ एनर्जी कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्टेंट्स की लाइन है और ये प्रोडक्ट्स की लाइन है। ठीक है, और इसके अलावा दरमियान में ये जो लाइन आ रही है डॉटेड लाइन, ये ई ए है यानी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये तमाम चीज़ें आप उसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद एक और चीज़ जो लेबल करेंगे वो ये है कि ट्रांजिशन स्टेट, ये वाली जो टॉप कॉर्नर है इसको मैंने लेबल करते हुए कहा है ट्रांजिशन स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ये आप लोगों ने ज़रूर लिखना है और एक ही लाइन में लिखना है। यहाँ मैंने असल में जगह की शॉर्टेज के बायस ऊपर नीचे लिखा है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एनर्जी डायग्राम्स बहुत सिंपल हैं, एक ही डिफरेंस है इसमें याद करने वाला और वो चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच का डिफरेंस है। ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है या अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। उसके बाद एक टॉपिक रह गया है चैप्टर नंबर 5 का, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।